हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इन दैट लेसन नंबर 3 इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, पार्ट नंबर 2। अभी हम लोग दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश एंड द मराठास, द सब्सिडियरी अलायंस, ड्यूअल गवर्नमेंट एंड एक्ट पास बाय पार्लियामेंट। अभी हम लोग आगे वाला देखेंगे, द सिविल सर्विस। द सिविल सर्विस का मतलब क्या होता है? प्रशासनिक नौकर तंत्र, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सर्वेंट चाहिए और उसका जो सिस्टम होता है दैट सिस्टम इज नोन एज सिविल सर्विस। टू स्ट्रेंथन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया देयर वाज अ नीड ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। देखो, भारत में अंग्रेजी सत्ता को स्ट्रेंथ मजबूत बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत थी? नौकर तंत्र की आवश्यकता थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस इंट्रोड्यूस ब्यूरोक्रेसी। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? ब्यूरोक्रेसी जो है मतलब क्या, नौकर तंत्र का जो है वह निर्माण किया। सिविल सर्विस बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखो, अंग्रेजी जो शासन था उस शासन की जो व्यवस्था का जो प्रशासनिक नौकर तंत्र जो है मतलब क्या, सिविल सर्विस जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट था। ही रिस्ट्रिक्टेड द प्राइवेट ट्रेड carried out by the company officers and for this purpose he increased their salary। उसने क्या किया कि कंपनी के अधिकारी जो थे उनको निजी व्यापार जो करते थे उस व्यापार को उसने क्या किया, नहीं करेंगे ऐसे कहा, और इस वजह से उन अधिकारियों का क्या किया, वेतन जो है वो बढ़ाया। फॉर द convenience of administration he divided the British occupied territory into district। और उसने प्रशासन की सुविधा की दृष्टि के हिसाब से प्रशासन का जो सुविधा के हिसाब से उसके अधिकार में जो आने वाले जो क्षेत्र थे उस क्षेत्रों को, उस प्रदेशों को जिले के अनुसार विभाजित किया गया। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज द चीफ ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो डिस्ट्रिक्ट जो था डिस्ट्रिक्ट के हिसाब में उसको बांट दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो था वो उस डिस्ट्रिक्ट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बना, उसे जिला अधिकारी कहते हैं। He was responsible for collection of revenue। और ये जो जिला अधिकारी जो थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको मतलब रेवेन्यू कलेक्शन करने का काम दिया गया या उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी। रेवेन्यू कलेक्शन मतलब क्या, जो लगान जमा करना, जिसे राजस्व कहते हैं। गिविंग जस्टिस, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, और न्याय प्रदान करना, ये भी जिलाधिकारी का काम बना। और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने का भी काम उनको दिया गया। द ऑफिसर्स वेर अपॉइंटेड थ्रू कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस नोन एज इंडियन सिविल सर्विस। और जिलाधिकारी की जो नियुक्ति जो की जाती थी, अधिकारियों की जो भर्ती की जाती थी, वो इंडियन सिविल सर्विस जो प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो होती है उसके द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स। द मिलिट्री एंड पुलिस फोर्स मतलब सेना और पुलिस दल। द ड्यूटी ऑफ मिलिट्री वॉज टू सेफगार्ड द ब्रिटिश ऑक्यूपाइड रीजन इन इंडिया, acquire new territory and break down any revolt against the British in India। देखो, मिलिट्री का मतलब सेना का या पुलिस का क्या काम था कि भारत में जो अंग्रेज़ों के अधिकार वाले जो प्रदेश थे उन प्रदेशों की रक्षा करना। मतलब भारत में जो अंग्रेज़ों ने जो प्रदेश अपने
कैप्चर में लिए थे उन प्रदेशों की क्या करना, रक्षा करना, और नए प्रदेशों को कैच करना। और नए जो प्रदेश है, एक्वायर न्यू टेरिटरी, और नए जो प्रदेश है उनको अपने इसमें ले लेना, कब्जे में ले लेना। और भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जो होने वाले जो विद्रोह है, रिवोल्ट, रिवोल्ट का मतलब क्या है, विद्रोह। भारत में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ घटनाएं घटती है, विद्रोह होता है, उनको दमन करना, मतलब क्या, उनको खत्म करना, ये सेना का काम था। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री वॉज द ड्यूटी ऑफ पुलिस फोर्स। और पुलिस लोगों का क्या काम था कि देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पुलिस लोगों का क्या काम था, ये भारत देश में व्यवस्था और कानून जो है वो बनाए रखना, ये कार्य था। अभी अगला वाला पॉइंट देखेंगे, जुडिशियल सिस्टम। जुडिशियल सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में, न्याय प्रणाली। The British established a new judicial system in India on the basis of judicial system in England। देखो, इंग्लैंड में जो प्रचलित जो न्याय प्रणाली थी इंग्लैंड में, तो उसी के आधार पर अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत में न्याय प्रणाली जो है वो स्थापित की। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड ए सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट टू सॉल्व द लोकल केसेस। और हर जिले में जो दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय जिसे कहते हैं हम लोग, दीवानी का मतलब क्या होता है, सिविल कोर्ट, और फौजदारी का मतलब क्या होता है, क्रिमिनल कोर्ट। ऐसे जो कोर्ट है वो दोनों कोर्ट लोकल लेवल की जो केसेस होती है वो सॉल्व करने के लिए उन्होंने स्थापित किए। फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ देयर जजमेंट्स ए हाई कोर्ट वॉज इस्टेब्लिश। और जो सिविल और क्रिमिनल जो केसेस है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे समझो कुछ उनको रिकंसिडरेशन करना है, तो उस हिसाब से उन्होंने हर स्टेट के इसमें एक हाई कोर्ट भी इस्टेब्लिश किया था। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब क्या होता है कि कानून के सामने सभी समान। मतलब क्या कि जो कानून है वो सभी को समान लागू होगा, किसी के साथ पार्शलिटी नहीं की जाएंगी न्याय देते समय। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इन अर्ली टाइम्स लॉ इन इंडिया डिफर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पहले के टाइम में क्या होता था कि भारत में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कानून प्रचलित थे। देयर वॉज अ डिफरेंस इन द जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ कास्टिज्म। और न्याय प्रदान करने में क्या होता था कि जाति के अनुसार भेदभाव किया जाता था। अंडर द लीडरशिप ऑफ लॉर्ड मैकॉले ए कमिटी वॉज सेटअप टू क्रिएट द कोड ऑफ लॉ। और जो लॉर्ड मैकॉले जो थे उनके नेतृत्व में क्या की गई, एक समिति स्थापन की गई। और उस समिति स्थापन करने के बाद उस समिति ने कानून की संहिता जो है वो तैयार की। कानून की जो संहिता है मतलब क्या, कोड ऑफ लॉ। द इंडियन पेनल कोड वॉज इनफोर्स ऑल ओवर ब्रिटिश इंडिया विथ ब्रिटिश प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। और कानून के सन्मुख सभी जो समान है, ऐसे सिद्धांत का अंग्रेज ने एक लॉ बनाया जिसे इंडियन पेनल कोड के नाम से हम लोग जानते हैं। बट देयर वेर सम डिफेक्ट्स इन इट। इस प्रणाली में कुछ दोष भी थे। देयर वेर सेपरेट कोर्ट्स एंड डिफरेंट लॉ फॉर द यूरोपियंस। और यूरोपियंस जो थे उन लोगों के मुकदमे चलने के लिए एक स्वतंत्र न्यायालय और विभिन्न कानून थे। न्यू लॉज वेर डिफिकल्ट टू बी अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। और जो नए जो कानून जो बनाए जाते थे वो आम आदमी के समझ के दूर थे।
Legal cases become an expensive affairs for the community and the cases remain pending for year together. और देखो, जो न्याय पाना साधारण लोगों के लिए क्या हो गया था, बहुत खर्चीला हो गया था। और ऐसे ही मुकदमे बहुत सालों के लिए क्या होते थे, बहुत वर्षों तक ये चलते रहते थे। अगला वाला पॉइंट देखेंगे हम लोग, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजों की आर्थिक नीतियां। पॉलिसीज का मतलब क्या है, नीतियां। सिंस एंशियंट टाइम देयर वेर इन्वेशन इन इंडिया, मैनी इन्वेडर्स सेटल इन इंडिया एंड वेर अब्सॉर्ब द इंडियन कल्चर। देखो, प्राचीन समय से हम लोग देख रहे हैं कि भारत के ऊपर आक्रमण हो रहे हैं और आक्रमणकारी जो है वो भारत में स्थायी रूप में बस गए हैं। वो सेटल हो गए यहाँ पे। वे भारतीय संस्कृति जो है उनमें क्या हो गए, घुल मिल गए, अब्सॉर्ब इन द इंडियन कल्चर। इवन दो दे रूल हियर दे नेवर मेड एनी चेंजेस इन द बेसिक इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, द ब्रिटिश वेर एन एक्सेप्शन। देखो, जो लोग आक्रमण किए थे भारत पे, वो यहाँ पे घुल मिल गए, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे शासन भी किया। फिर भी भारत की जो अर्थव्यवस्था के जो मूलभूत जो परिवर्तन है, उन लोगों ने नहीं किए थे, बदले नहीं थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं किया, अंग्रेज अलग थे। क्यों, देखेंगे। इंग्लैंड वॉज ए मॉडर्न नेशन ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, capitalist economy prevail. Hence, they included the economic system in India, which was conducive to economic system in England. और देखो, इंग्लैंड जो था वो आधुनिक राष्ट्र था, औद्योगिक क्रांति वहाँ पे हुई थी, पूंजीवाद हुआ था। इस सभी के कारण अर्थव्यवस्था जो है वो वहाँ पे रूढ़ हो गई थी इंग्लैंड में। इस व्यवस्था के लिए जो पोषक ऐसी अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में क्या की, प्रचलित की। सेम अर्थव्यवस्था जो इंग्लैंड में थी वैसे ही अर्थव्यवस्था उन्होंने भारत में प्रचलित की। ड्यू टू दिस ब्रिटिशर्स गेन इकोनॉमिक बेनिफिट बट इंडिया स्टार्टेड फेसिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। और इसी के चलते हुए, इसी के परिणाम से इंग्लैंड को आर्थिक लाभ तो हुए, लेकिन भारतीयों का आर्थिक शोषण होने लग गया। एक्सप्लॉयटेशन मतलब शोषण होना, तो भारतीयों को इससे नुकसान भी हो रहा था। अगला वाला पॉइंट देखेंगे, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। देखो क्या कहा गया, बिफोर द ब्रिटिश रूल द विलेज इकोनॉमिक सिस्टम वाज सेल्फ सफिशिएंट। अंग्रेज जब आए उसके पहले, अंग्रेज शासन जो आए उसके पहले जो विलेज की जो अर्थव्यवस्था जो थी, मतलब गांव खेड़े की जो अर्थव्यवस्था थी वो आत्मनिर्भर थी। कैसी थी, सेल्फ सफिशिएंट मतलब आत्मनिर्भर। थ्रू एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज द नीड ऑफ द विलेज वेर फुलफिल इन द विलेज इटसेल्फ। और जो खेती के ऊपर या अन्य उद्योगों के ऊपर जो गांव की जो आवश्यकताएं जो है, नीड जो है, वो क्या की जाती थी, फुलफिल की जाती थी, पूरी हो जाती थी। लैंड रेवेन्यू वाज रिमेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द स्टेट। लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स, सॉरी, लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट। और लैंड रेवेन्यू जो था वो राज्य की मुख्य आय का स्रोत था। ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड रेवेन्यू वाज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कल्टिवेटेड क्रॉप। और देखो, ब्रिटिश आने के पहले का जो समय था उसमें रेवेन्यू किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता था कि जो क्रॉप जो है, जो बीज बोया हुआ है, कल्टीवेट किया गया है, फसल जो है वो जिस चीज़ की कल्टीवेट की गई है उस पर निर्धारित की जाती थी।
द फार्मर वॉज एक्सटेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन इन केस ऑफ लॉस ऑफ क्रॉप्स। और देखो, जो क्रॉप्स है, फसल जो है वो अच्छी ना आने पर फार्मर को क्या की जाती थी, जो टैक्स जो है वो पेड करने से छूट दी जाती थी। रेवेन्यू वॉज मेनली कलेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। और जो लगान है वो मुख्यतः किस रूप में ली जाती थी, अनाज के रूप में ली जाती थी। टैक्स जो है, रेवेन्यू जो है वो किस चीज़ में ली जाती थी, इन फॉर्म ऑफ ग्रेन, मतलब क्या, अनाज के रूप में। इवन इन केस of late payment of tax, the farmer's land was not confiscated। और देखो, समझो किसी किसान ने जो लगान जो देनी होती है उसको विलंब कर दिया या लेट कर दिया, तो भी किसानों की जो ज़मीन है वो छीनी नहीं जाती थी। टू इंक्रीज इनकम, द ब्रिटिश मेड इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। और इनकम में वृद्धि होने के लिए, टू इंक्रीज इनकम, इनकम में वृद्धि होने के लिए अंग्रेज़ों ने जो लगान की जो सिस्टम है, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू की जो सिस्टम है उसमें क्या किया, उन्होंने चेंजेस किया। लैंड वॉज मेजर एंड एज पर द एरिया ऑफ द लैंड द टैक्स वॉज फिक्स। जो ज़मीन है, खेती है, वो मापी गई, मेजरमेंट लिया गया और उसके जो क्षेत्रफल के अनुसार जो है वो उन्होंने टैक्स जो है वो फिक्स किया। पेमेंट ऑफ टैक्स वाज मेड कंपलसरी इन द फॉर्म ऑफ कैश। और जो टैक्स जो है ज़मीन का या खेती का, वो उनको कंपलसरी कर दिया, भरना ही भरना है, और इन द फॉर्म ऑफ कैश, और नगद ही भरना है। इस फॉर्म में उन्होंने जो लैंड के ऊपर जो टैक्स है वो लादा। इफ़ द फार्मर फेल टू पे टैक्स इन टाइम, देन हिज लैंड वुड बी कन्फिस्केटेड। और देखो, समझो फार्मर जो है, किसान जो है, वो लैंड का जो टैक्स जो है वो देने में असक्षम रहा या उसको वो नहीं दे पाया, तो उनकी जो ज़मीन है वो हड़प ली जाती थी या ले ली जाती थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू कलेक्शन डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विच लेड टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल फार्मर्स। और जो टैक्स जमा करने की, इकट्ठा करने की जो प्रणाली थी भारत में विभिन्न प्रदेश में अलग अलग थी, और इसी वजह से जो किसानों को क्या हो रहा था, शोषण हो रहा था, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अगला वाला पॉइंट देखेंगे, कॉन्सिक्वेंस ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नया जो लैंड रेवेन्यू का जो सिस्टम है उसके दुष्परिणाम जो है, दुष्प्रभाव जो है व्यवस्था के ऊपर, वो क्या हुए हैं अब हम लोग देखेंगे। देयर वेर अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ द न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑन द रूरल लाइफ। और नए जो लैंड रेवेन्यू जो इकट्ठा करने के जो दुष्प्रभाव है वो ग्रामीण जीवन पर हुए, रूरल लाइफ पे। फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंडियन फार्मर स्टार्टेड सेलिंग द क्रॉप्स एट वॉट एवर प्राइस इट रिसीव। और किसान अपनी जो फसल है ऐसे दामों पे बेचते थे कि उनका लगान भरा जा सके। द मर्चेंट्स एंड ब्रोकर्स स्टार्टेड परचेसिंग देयर गुड एट मिनिमम रेट। और देखो, दो जो मर्चेंट्स जो थे, व्यापारी जो थे, और ब्रोकर जो थे, जो दलाल जो लोग थे, उन्होंने क्या किया कि ये जो फार्मर लोगों से कम रेट में उनका जो अनाज है वो खरीदते थे। एट ए सर्टन टाइम the farmer had to mortgage his land to the money lender for arrangement of money to pay the tax। और देखो, कुछ समय के बाद फिर जो किसान जो थे इनको लगान भरना पड़ता था, और लगान समझो भरने के लिए पैसे नहीं है, उस पैसे को अरेंज करने के लिए ये किसान जो है ये अपनी ज़मीन क्या करते थे,
साहूकार जो लोग थे, उनके पास अपनी जमीन रखते थे और कुछ पैसा गिरवी रखे, गिरवी रखते थे और पैसा उससे लेते थे। फार्मर बिकेम बैंकरप्ट, और किसान जो है वो क्या होने लग गया, कर्जदार बन गया। बैंकरप्ट मतलब क्या हो गया, कर्जदार बन गया। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल हिज लैंड, और समझो गिरवी रखी हुई जो जमीन है उसका कर्जा बढ़ते ही जाता था, और ये बढ़ा हुआ जो कर्जा है ये पेड करने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते थे किसान के पास, तो उसको क्या करना पड़ता था, मजबूरन अपनी जो खेती है, ज़मीन जो है वो उसको बेचनी पड़ती थी। द फार्मर वॉज एक्सप्लॉयटेड बाय द गवर्नमेंट, जमींदार, मनी लेंडर्स एंड मर्चेंट्स, और किसान जो है उसका शोषण इन सभी लोगों से होता था। कौन कौन से लोगों से, गवर्नमेंट मतलब क्या, सरकार, जमींदार, जो जमींदार जो लोग थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, वो उनको क्या करते थे, वो कुछ पैसे देते थे अपनी ज़मीन गिरवी रखे। मनी लेंडर्स मतलब क्या कि जो साहूकार, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा रहता था। मर्चेंट्स जो व्यापारी लोग थे। इन सभी लोगों के वजह से क्या होता था, फार्मर लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता था, शोषण होता था।